हेलो दोस्तों, तो हम वापस आ गए हैं अपने अगले टॉपिक के साथ जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले हम देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन। तो मोड ऑफ एक्शन एकदम सिंपल सी चीज़ है। देखो कि मैंने आपको बता ही दिया था कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके सारे जो हार्मोन्स है वो किस तरीके से है, हमारे पास लिपिड सॉल्यूबल है। तो क्योंकि ये लिपिड सॉल्यूबल है तो सेल मेम्ब्रेन पे तो रुकेंगे नहीं, सीधा अंदर चल जाएंगे। तो ये परमिशन नहीं लेते और कहाँ चले जाते हैं, सीधा अंदर। मतलब यहाँ से ये चले जाएंगे हमारे पास सीधा इंट्रासेल्युलरली। फिर ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है वो पूरा कॉम्प्लेक्स हमारे पास कहाँ चला जाएगा, जो न्यूक्लियस है उसके अंदर चला जाएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाके ये डीएनए को स्टिमुलेट करेगा, वहाँ से बनाएगा एमआरएनए और एमआरएनए से बना देगा प्रोटीन्स। ठीक है, तो जैसे ही प्रोटीन्स बनेगी वो प्रोटीन्स क्या करेगी, अपना काम करेगी। अब हम देखते हैं एल्डोस्टेरॉन काम भी कैसे करवाता है। तो ये जो सेल है वो सबसे पहले कौन सी है हमारे पास, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये है हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो यार बचपन में बहुत बनाया होगा। ठीक है, तो ये है हमारे पास नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन यहाँ पे देखिए, ये नेफ्रॉन बना दिया। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। और अगर ये भी नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। तो ये पार्ट है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल सेल लोकेटेड है। तो इस सेल की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ये बनाया है मैंने वो ये प्रिंसिपल सेल बनाया है। तो इस प्रिंसिपल सेल में हमारे पास ये जो प्रोटीन है वो क्या काम कर रहा है, एक तरीके से मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम कर रहा है। और ये जाता है मेम्ब्रेन पे और क्या कराता है मेरे पास, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। क्या कराया इसने, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराया। और मेरे पास क्या कराया, पोटेशियम का एक्सक्रीशन। पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है। साथ में ही मैंने देख रहा हूँ कि ये H+ को भी एक्सक्रीट करवा रहा है। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोटीन बना था वो मेम्ब्रेन प्रोटीन का काम करता है और क्या करवा रहा है मेरे पास, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन और पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है। तो यहाँ पे आपको मोड ऑफ एक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं एक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन। तो जो हमने फंक्शन देखा वही एक्शन भी हो जाएगा। तो एल्डोस्टेरॉन का क्या काम है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराना और पोटेशियम का सिक्रीशन कराना। तो सोडियम तो हो जाएगा यूरिन में कम और पोटेशियम यूरिन में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, टर्म्स देखिए कि एल्डोस्टेरॉन क्या करवा रहा है। तो मेरे पास सोडियम ब्लड में बढ़ा रहा है। तो अगर ब्लड में सोडियम बढ़ जाएगा तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, हाइपर नेट्रीमिया। हाइपर नेट्रीमिया। और जो पोटेशियम है वो ब्लड में कम हो जाएगा तो उसको मैं क्या बोलूँगा, हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया मतलब पोटेशियम का कम होना। अब अगर मैं यूरिन की बात करूं तो उसमें सोडियम बढ़ जाएगा। तो अगर यूरिन की बात अगर मैं करूं तो यूरिन में मेरे पास क्या हो जाएगा, नेट्री यूरेसिस कम हो जाएगा। और पोटेशियम की अगर मैं बात करूं तो जो पोटेशियम का रिलीज है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम कोई टर्म नहीं देते, इसको सिर्फ याद रख लेते हैं कि जो पोटेशियम है वो यूरिन में ज़्यादा रिलीज होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये पहला एक्शन जो मेन एल्डोस्टेरॉन का है वो हमने पढ़ लिया। फिर हम बात करें कि ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और भी बॉडी के किन पार्ट से कराता है, तो स्वेट ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स और डिस्टल कॉलोन ऑफ जीआईटी, यहाँ से भी वो क्या करवा रहा है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन। तो मेनली क्या याद रखना है, एल्डोस्टेरॉन ले देखिए क्या कर रहा है, सोडियम का लेवल बढ़ा रहा है। तो एल्डोस्टेरॉन क्या कर रहा है, प्लाज्मा सोडियम बढ़ा रहा है और यूरिनरी सोडियम को कम कर रहा है थ्रू रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन के थ्रू ये कम करता है। फिर हम बात करें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। ऐसा क्यों, एक सिंपल सी बात याद रखिए, सोडियम जो होता है और वाटर जो होता है वो एक तरीके से पति पत्नी की तरह होते हैं। मतलब जहाँ पर ये मेरे पास देखिए सोडियम है पत्नी, तो जहाँ पर मेरे पास पत्नी जाएगी तो पति भी तो उसके पीछे पीछे जाएगा यार, सिंपल सी बात है। तो सोडियम जो है वो वाटर को अपने साथ में लेके जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो क्योंकि सोडियम बॉडी में बढ़ रहा है तो वाटर भी क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा और बॉडी में जो फ्लूइड वॉल्यूम है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज
हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो एल्डोस्टेरोन है वो एक तरीके से क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन कर रहा है। फिर हम बात करें एसिड बेस बैलेंस, तो हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है वो जनरली मेंटेन होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है और पोटेशियम रिलीज हो रहा है तो ये एसिड बेस बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था पोटेशियम के साथ साथ हाइड्रोजन H+ आयन भी बाहर जा रहा है, तो क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन भी बाहर जा रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्केलॉसिस। सिंपल सी बात है, HCl से आप याद रखो, HCl अगर बॉडी में है तो एसिडोसिस, तो यहाँ पे हमारे पास H+, तो अगर बॉडी में H+ है तो एसिडोसिस, और अगर ये यूरिन में निकल गया तो एल्केलोसिस। बॉडी में H+ अगर कम हो गया तो एल्केलोसिस, तो मेरे पास क्या देखने को मिलेगा, एल्केलोसिस। और क्योंकि पोटेशियम भी कम हो रहा है तो हाइपोकैलेमिक, तो मेरे पास मेनली क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस। तो बच्चे इसको याद ही नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल सा अगर याद रखेंगे कि एल्डोस्टेरोन में क्या हो रहा था, पोटेशियम बाहर गया, हाइड्रोजनियम आयन बाहर गया, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिक एल्केलोसिस। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये एक तरीके से क्या है, मेरे पास मेटाबॉलिक एल्केलोसिस का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे हमने सारे फीचर्स देख लिए हमारे एल्डोस्टेरोन हार्मोन के। तो अब हम एक टर्म की बात करेंगे जिसको मैं बोलता हूँ एल्डोस्टेरोन पैराडॉक्स। एल्डोस्टेरोन पैराडॉक्स क्या होता है, सिंपल सी बात है। अब देखियो, इसमें अपन को कैसे याद रखना है, दो अपन को सिनेरियो लेने हैं। एक तो सिनेरियो है जिसमें कि बंदे को क्या है, हाइपोवॉलीमिया, मतलब उसका जो वाटर कंसंट्रेशन है या फिर फ्लूइड जो है उसका लेवल कम हो गया है। तो अगर ऐसा होता है तो बॉडी क्या करती है, रिएक्शन में एल्डोस्टेरॉन सिक्रिएट कराती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए एल्डोस्टेरॉन अगर सिक्रिएट होगा तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होगा तो मैंने आपको बताया जहाँ पत्नी जा रही है वहाँ पति भी जाएगा, मतलब वाटर भी रिटेन होगा, और अगर वाटर रिटेन हो गया तो मेरे पास हाइपोवॉलीमिया ट्रीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मेन काम था वो किसका था, सोडियम का। तो बॉडी बहुत स्मार्ट होती है, बॉडी क्या करती है, अगर काम सोडियम का है तो सिर्फ सोडियम का ही रहने देगी, वहाँ पे पोटेशियम को नहीं छेड़ेगी, मतलब जो पोटेशियम है वो इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना है आपको कि सोडियम रीअब्जॉर्ब हो गया और पोटेशियम को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब हम दूसरा सिनेरियो लेते हैं जहाँ पे बंदे को क्या है, हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया मतलब उसके जो ब्लड है उसमें पोटेशियम का लेवल बढ़ गया। अब जब बॉडी में ऐसा होता है तो भी रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है, एल्डोस्टेरॉन। क्यों, क्योंकि एल्डोस्टेरॉन का एक और काम क्या था, पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाना। तो अगर यहाँ पे पोटेशियम का एक्सक्रीशन होगा तो मेरे पास जो हाइपरकैलीमिया है वो ट्रीट हो जाएगा। तो बॉडी ने अपना आप उसको ट्रीट कर दिया थ्रू एल्डोस्टेरॉन। तो यहाँ पे क्या सोडियम का कुछ काम था, नहीं। तो बॉडी तो होशियार है, मतलब मेरी तो होशियारी है, तुम्हारी पता नहीं। तो जो हमारी बॉडी है वो क्या कर रही है, सोडियम को इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जब हाइपोवॉलीमिया था तो उसने पोटेशियम को नहीं छेड़ा, जब हाइपरकैलीमिया है तो उसने सोडियम को नहीं छेड़ा। तो बॉडी को पता है कि कब किस चीज़ को यूज़ करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एल्डोस्टेरॉन पैराडॉक्स, कि भले उस हार्मोन का दो काम है लेकिन कब कौन सा काम करना है ये उसको पता है। दोनों काम इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, इसी को मैं क्या टर्म देता हूँ, एल्डोस्टेरॉन पैराडॉक्स। तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन, कि रेगुलेट कैसे होता है। तो यार अभी तक जितने हार्मोन्स थे सबकी सेम कहानी है, ACTH मतलब एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो रिलीज करवाएगा। ऊपर और चल जाए तो CRH कॉर्टिसोल रिलीजिंग हार्मोन, पर मेनली जो CRH होता है वो कॉर्टिसोल पे एक्ट करता है। तो यहाँ पे हमको क्या याद रखना है, ACTH। ठीक है, फिर अब जो दूसरी चीज़ है वो क्या है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर आप देखिए मेनली जो इसको स्टिमुलेट कर रहा है वो पोटेशियम और सोडियम का कंसंट्रेशन है। तो सिंपल से याद रखना है, पोटेशियम जो है वो एक ही शब्द है, तो ऐसे याद रखना है, अगर 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर चेंज हुआ है प्लाज्मा में तो मेरे पास क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। वहीं अगर मैं बात करूँ 20 मिली इक्विवेलेंट अगर पर लीटर अगर चेंज हुआ है, डिक्रीज हुआ है प्लाज्मा में सोडियम का, तो भी मेरे पास एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पोटेशियम क्योंकि एक ही है लेटर तो 1 मिली इक्विवेलेंट, सोडियम 2 है तो मेरे पास 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा होता है मेरे पास एंजियोटेंसिन 2 और रेनिन। ये भी क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। किस तरीके से, तो मैंने आपको एक सिस्टम बताया था
रास, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। तो ये किस तरीके से एक्ट करता है वो अब मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास एंजियोटेंसिनोजन जो हमारा है वो ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन हमारे ब्लड में जनरली प्रेजेंट होता है। तो क्या होता है, मेरे पास एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो एंजियोटेंसिन 1 है वो रेनिन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन 2 में। अब इस एंजियोटेंसिन 2 के बहुत सारे काम होते हैं, उसमें से एक होता है एल्डोस्टेरोन को रेगुलेट करना। वो एल्डोस्टेरोन को सिक्रेट करवाता है। तो यहाँ पर आप देखिए रेनिन और एंजियोटेंसिन 2 ये मिलके क्या करा रहे हैं, मेरे पास एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवा रहे हैं। तो एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पे आप समझिए कि मान लीजिए इंसान की ब्लड प्रेशर कम हो गया, इंसान में ब्लड प्रेशर कम हो गया। अब अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो वो बहुत सारे रीजन से हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम मानते हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हुआ है। कि मान लीजिए इंसान का जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया, तो उसमें क्या होगा, मेरे पास बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो क्योंकि ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया तो क्या होगा, मेरे पास जो रीनल परफ्यूजन है, मतलब जो रीनल तक ब्लड जा रहा था फिल्टर होने के लिए, वो भी कम पहुंचेगा। तो अगर वो कम पहुंचेगा तो किडनी भी हमारी बॉडी की होशियार होती है। तो किडनी क्या करेगी, सेंस कर लेगी कि यार मतलब मेरे पास खून नहीं आ रहा, तो बॉडी में सिंपल सी बात है खून की कमी होगी। तो अब मेरे को क्या करना है, खून को बढ़ाना है। तो वो जो किडनी है वो क्या रिलीज करेगी, रेनिन फ्रॉम जेजी सेल्स, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ये हम किडनी वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहाँ से क्या रिलीज होगा, हमारे पास रेनिन रिलीज होगा। तो ये रेनिन क्या करेगा, रास सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। और रास सिस्टम क्या कर रहा था, आगे जाके एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेट कर रहा था। अब यहाँ पे अगर एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो गया तो मेरे पास सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होगा। और सोडियम पत्नी, पीछे पीछे कौन चल रहा है, पति, तो मेरे पास वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अगर वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हुआ तो मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो वापस बढ़ने लग जाएगा और जो बीपी है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। तो ये देखिए आपकी बॉडी इतनी होशियार है कि इस तरीके से एक्ट करती है। पता नहीं आप ही पूरे दिन पड़े हैं बस बेड पे, आपकी बॉडी का तो हर एक पार्ट काम कर रहा है ना, दिमाग को छोड़ के। तो चलिए आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे सारी बीमारियों के बारे में। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कॉन्स सिंड्रोम। कॉन्स सिंड्रोम क्या होता है, तो एकदम सिंपल सा याद रखना है। तो देखो मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ। पहले हम देखेंगे कि अभी हमने एक पिछले लेक्चर में कशिंग सिंड्रोम पढ़ा, ठीक है, जो कि होता है कॉर्टिसोल की कमी से, कॉर्टिसोल के एक्सेस से, सॉरी। तो बस यही मैं बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से मैं कंफ्यूज हुआ उस तरीके से आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। अरे मैं तो कंफ्यूज नहीं हुआ था, समझाने के लिए बता रहा था कि जो कशिंग सिंड्रोम है, जो कॉन सिंड्रोम है, और आगे हम पढ़ेंगे हमारे पास एडिशंस डिजीज। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि किसमें क्या बढ़ रहा था क्या कम हो रहा था। तो एकदम सिंपल सा याद रखना है, कशिंग सिंड्रोम है उसमें तो मेरे पास क्या बढ़ रहा था, हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मतलब कॉर्टिसोल बढ़ रहा था, ठीक है, कॉर्टिसोल बढ़ रहा था। वहीं अगर मैं बात करूँ कॉन सिंड्रोम की तो मेरे पास क्या बढ़ेगा, मेरे पास बढ़ेगा एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा। तो ये आप याद रखिए सी वाले दोनों बढ़ रहे हैं। कॉर्टिसोल वैसे भी अभी दुनिया में सी बढ़ रहा है। तो क्या बोल रहा था मैं, कहाँ था कि जो कॉर्टिसोल है वो बढ़ रहे हैं और किस में, कशिंग में, और कॉन्स में क्या बढ़ रहा है, हमारे पास एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है। और एडिशंस में क्या होता है, मेरे पास दोनों ही डिक्रीज होते हैं। तो एड में क्या हो रहे हैं, दोनों कम हो रहे हैं, और सीसी जो है वो दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, किसमें, कशिंग में, और कॉन्स में कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन इंक्रीज हो रहे हैं। तो एकदम सिंपल वे में मैंने आपको अच्छे से ये चीज़ याद करवा दी है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कॉन सिंड्रोम। तो कॉन सिंड्रोम मैंने आपको बता ही दिया, एल्डोस्टेरोन बढ़ गया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉन सिंड्रोम। यहाँ पे मैंने आगे प्राइमरी लिखा है। प्राइमरी मतलब जो मतलब इसके रीज़न है कि ये किस वजह से हुआ, वो क्या होगा, हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड में ही लोकेटेड होगा। अगर एड्रिनल ग्लैंड की वजह से हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, और अगर एक्स्ट्रा एड्रिनल इफेक्ट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी, ठीक है। तो क्योंकि ये ट्यूमर ऑफ जोना ग्लोमेरुलोसा की वजह से होता है जो कि एड्रिनल ग्लैंड का ही पार्ट है, तो इसलिए हमने उसको क्या नाम दिया, प्राइमरी। तो इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, सिंपल सी बात है, हाइपर नेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, सिंपल सी बात है, सोडियम
रीएब्जॉर्ब हुआ इसलिए बढ़ जाएगा, पोटेशियम एक्सक्रीट हुआ इसलिए कम हो जाएगा। तो वो एक ही कहानी है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। बीमारियों में आपको कुछ अलग नहीं पढ़ना, लेकिन जो फंक्शंस हमने पढ़े थे उसी को रेगुलेट करना है, ठीक है। फिर हमने देखा था हाइपोकैलमिक एल्केलोसिस, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पानी पीछे पीछे आ रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा है तो मेरे पास पॉलीयूरिया भी देखने को मिलेगा। और अगर पॉलीयूरिया होगा, बार बार इंसान टॉयलेट जाएगा तो पानी भी तो पीना पड़ेगा, तो पॉलीडिप्सिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक चीज़ मैं इधर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताता हूँ, वो है हमारे पास एल्डोस्टेरॉन एस्केप। तो ये एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या होता है? तो यहाँ पे एकदम सिंपल वे में, वैसे तो पूरा टॉपिक ही मैं सिंपल वे में समझा रहा हूँ, लेकिन इसको और सिंपल वे में समझाता हूँ। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उतना ही याद रखोगे तो एग्जाम में आराम से लिख के आ जाओगे, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन एस्केप क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक पेशेंट है, किसका? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म का। मतलब अभी जैसा मैंने देखा कॉन सिंड्रोम, तो मान लीजिए एक पेशेंट मेरे पास है कॉन सिंड्रोम का, तो उसको क्या है? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। अगर हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है तो मेरे पास क्या होगा? सोडियम रिटेंशन होगा, और अगर सोडियम रिटेंशन होगा तो वाटर भी पीछे पीछे आ जाएगा, ऑस्मोटिकली पीछे पीछे आ जाएगा। तो मेरे पास क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ जाएगा। यहाँ तक तो हमने पढ़ ही लिया था। अब आप समझिए, अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ रहा है तो बॉडी में इडिमा तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। बॉडी में इडिमा तो हमको दिखना ही चाहिए। लेकिन होता क्या है? बॉडी हमारी है होशियार। तो क्या हो रहा है कि जब ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इंक्रीज होता है और बहुत ही एक्सेस लिमिट में इंक्रीज हो जाता है कि वो लिमिट के ही बाहर चला गया, तो क्या होता है? हमारी बॉडी क्या करती है? सोडियम एक्सक्रीशन स्टिमुलेट कर देती है थ्रू ANP। अब ये ANP क्या होता है? एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। तो नेट्रीयूरेटिक से आप याद रख सकते हैं, नेट्री मतलब सोडियम, यूरेटिक यूरिन में ज़्यादा जा रहा है, तो सोडियम एक्सक्रीशन को ANP बढ़ा देता है। तो अगर सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा तो मेरा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बढ़ा था वो क्या हो जाएगा? वापस नॉर्मलाइज हो जाएगा और इडिमा नहीं देखने को मिलेगा। मतलब आप समझिए, बंदे को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, बंदे को हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है, फिर भी इडिमा नहीं देखने को मिला। तो बॉडी ने एक बहुत ही अच्छे तरीके से एल्डोस्टेरोन के बढ़ने को एस्केप कर दिया और इडिमा नहीं दिखाया। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? एल्डोस्टेरोन एस्केप। तो यार एकदम सिंपल था ना, तो भी पता नहीं बच्चे क्यों डरते रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते चलते हम आगे सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता ही दिया, एल्डोस्टेरोन बढ़ा अगर एक्स्ट्रा एड्रिनल कॉजेज की वजह से, जैसे कि मान लीजिए ACTH का लेवल बढ़ गया तो हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। अब मान लीजिए अगर लो इफेक्टिव ब्लड वॉल्यूम, अगर बॉडी का ब्लड वॉल्यूम कम है, तो अगर ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो बॉडी क्या रिलीज कर रही थी? एल्डोस्टेरोन कम कर रही थी। अगर बहुत टाइम तक ब्लड वॉल्यूम कम है तो क्या होगा? एल्डोस्टेरोन कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से मेरे पास क्या हो जाएगा? हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाएगा। याद क्या रखना है? जो सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है उसमें इडिमा प्रेजेंट होता है, प्राइमरी में नहीं होगा, सेकेंडरी में हो सकता है, ठीक है। तो अब चलते चलते हम अपने पूरे टॉपिक के लास्ट टॉपिक पे आ गए। मतलब जो हमने एड्रिनल कॉर्टेक्स शुरू किया था उसको हमने कॉर्टिसोल और फिर ये एल्डोस्टेरोन पे आके रुके हम। तो इसके लास्ट टॉपिक है वो है एडिशंस डिजीज। तो एडिशंस डिजीज क्या होगी मेरे पास? इनसफिशियंसी ऑफ एड्रिनो कॉर्टिकल हार्मोन। मतलब जो एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन निकल रहे हैं उसकी इनसफिशियंसी हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एडिशंस डिजीज। तो हमारे पास एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा। ये भी है कि अगर प्राइमरी अगर मैं बोल रहा हूँ मतलब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर रही है, और अगर दूसरे कॉजेज है तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सेकेंडरी या फिर टर्शरी भी बोल सकता हूँ। तो जो एडिशंस डिजीज है वो मेनली किसकी वजह से हो रही है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स की वजह से हो रही है। अब ये जो डिस्ट्रक्शन है वो किस किस कंडीशन में हमको देखने को मिल सकता है? TB, ट्यूबरकुलोसिस के केस में, ऑटो इम्यून डिजीजेस के केसेस में, या फिर कैंसर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। इन तीनों केसेस में हमको एडिशंस डिजीज देखने को मिल सकती है अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय हो गया तो एक एक करके सारे क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें ACTH का लेवल बढ़ जाएगा। अब यार ACTH कैसे बढ़ा? तो यार कब से हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव फीडबैक। तो अगर मेरे पास कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा तो किसी तरीके का नेगेटिव फीडबैक हमारे ब्रेन में नहीं जाएगा। ब्रेन हमारा है तो होशियार, लेकिन कोई फीडबैक ही नहीं मिलेगा,
तो वो क्या सोचेगा कि ये तो चीज़ बॉडी में है ही नहीं, तो बॉडी में है ही नहीं तो वो क्या करेगा, ACTH का लेवल बढ़ाता जाएगा, तो ACTH का लेवल क्या होगा, बॉडी में बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमको हाइपर पिगमेंटेशन भी देखने को मिल सकता है। फिर मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया। अब देखियो यहाँ पे सब चीज़ें उल्टी हो गई है, वहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा था, हाइपरनेट्रीमिया। क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल बढ़ा हुआ था तो वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर रहा था। अब क्योंकि कॉर्टिसोल कम है तो सोडियम एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में, और क्या होगा मेरे पास, हाइपोनेट्रीमिया और हाइपरकैलेमिया होगा। इसी के साथ हमको हाइपोटेंशन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर भी बरोबर रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। फिर हमको डिक्रीज इन कार्डियक साइज, ये होगी कॉर्टिसोल की वजह से। कॉर्टिसोल जो है वो हार्ट को मेंटेन कर रहा था, अब क्योंकि वो कम हो गया तो हार्ट की साइज भी डिक्रीज हो सकती है। इसी के साथ हमको हाइपोग्लाइसीमिया, मसल वीकनेस, हाइपोवोलेमिया भी देखने को मिल सकता है। स्ट्रेस इंटॉलरेंट इंसान हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस इंटॉलरेंट क्यों? क्योंकि कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाएगा तो स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी ढंग से रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो इनटॉलरेंट टू स्ट्रेस, स्ट्रेस में बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी। फिर हमको और क्या देखने को मिल सकता है, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नोजिया और वेट लॉस। एनोरेक्सिया मतलब खाना खाने का मन भी नहीं होगा। तो इसी को हम मतलब इन सारे फीचर्स से हम पहचान सकते हैं कि इंसान को क्या है, एडिशंस डिजीज़ है। इससे जनरली आपके पास मतलब क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो इसी टॉपिक में एक टर्म है जो कि है एडिसोनियन क्राइसिस। अब एडिसोनियन क्राइसिस क्या होता है, मान लीजिए पर्सन को एडिसन्स डिजीज़ है तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है, एडिसन्स डिजीज़ में क्या कम हो रहा है, हमारे पास कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन कम हो रहे हैं, तो मैं क्या ट्रीटमेंट में क्या दूंगा, मतलब एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल ही दूंगा, तो ट्रीटमेंट में मैं ये दिया। लेकिन मान लीजिए उस बंदे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मतलब स्ट्रेस के साथ में एडिशंस डिजीज़ है, तो क्योंकि स्ट्रेस ज़्यादा है तो मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होगी, तो उस रिक्वायरमेंट तक अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरे पास क्या होगा, एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी हो जाएगी। क्यों एक्यूट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मतलब मैं ट्रीट कर रहा हूँ लेकिन तो भी वो सही नहीं हो रही है, तो वो सही होगी वापस ख़राब होगी, सही होगी वापस ख़राब होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी की डिमांड बढ़ती जाएगी, तो इसलिए मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी। ये किस तरीके से मैनिफेस्ट करेंगे कि नोजिया देखने को मिलेगा हमको, वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकता है, सोमनोलेंस और हाइपोवॉलीमिया भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारे फीचर्स है हमारे पास एडिसोनियन क्राइसिस के। अगर टॉपिक ये वाला हल्का सा समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है, जस्ट आपको ये 4-5 फीचर्स याद रखने हैं। और ये तो याद ही क्या रखने, ये तो हम सब में लिख के आते हैं, नोजिया वॉमिटिंग तो जो सब में लिख के आता है वही इसमें भी लिख के आना है। जस्ट ये याद रखना है, हुआ क्यों। तो एडिसोनियन क्राइसिस किसकी वजह से होगा कि जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसमें हम ट्रीटमेंट देने के बावजूद भी हमारे पास एक्यूट एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी रह जाती है। तो इसी के साथ हमने इस पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यार मैं अपना 100% दे रहा हूँ, आपको बस एक चीज़ करनी है कि अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि वो भी इस अच्छे से टॉपिक को अच्छे से इंसान से पढ़ सके। समझ रहे हो ना, अच्छे से इंसान मतलब मैं ही हूँ, हाँ ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं।